आज की कहानी है अय्याश दर्जी। रामपुर गांव में दर्जी की सिर्फ एक ही दुकान थी और उस दुकान के मालिक का नाम था कालू। कालू बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी था। जब उसकी दुकान में कोई लड़की या महिला सूट सिलवाने आती तो वो किसी न किसी बहाने उसे छूता, और अगर वो अपना कोई पुराना सूट नाप के लिए ले आती तो वो उसे कहता, अरे क्या भाभी जी, आप जो ये सूट लाई हैं ये तो बहुत पुराना है और आप कह रही हैं इस सूट का नाप ले दूँ, इसी सूट के नाप से आपका नया सूट बना दूँ। ऐसे थोड़े ही होता है, इतने महीनों में तो साइज में फेरबदल होता ही रहता है। अगर पुराने नाप से सूट सिल दूंगा और फिटिंग सही नहीं आई तो आप ही मुझे बोलेंगी कि फिटिंग अच्छी नहीं है। सोच लो आपको क्या करना है, जैसा आपको ठीक लगे मैं तो वैसा ही सिल दूंगा। पुराने नाप में तो फिर भी गड़बड़ रह सकती है, सूट अच्छे से ना सिले, लेकिन नए नाप में तो आपका सूट एकदम फिट सिलेगा। बस इतना कहने के बाद तो कोई महिला उसे कुछ कह ही नहीं पाती थी और चुपचाप उसे कहती, अच्छा ठीक है फिर ले लो नाप, और फटाफट अपने गले से वो इंची टेप निकालता और कहता, भाभी जी जरा सामने तो आइए। जब महिला उसके सामने खड़ी हो जाती तो बोलता, जरा कमर का नाप ले लूं, और कभी इंची टेप कहीं लगाता और कभी कहीं। इंची टेप के बहाने से महिलाओं को गलत तरीके से छूता। छूने के चक्कर में वो आधा घंटा तो नाप में ही लगा देता था। अगर कोई महिला उसे कहती, अरे मास्टर जी शाम तक नाप लेते रहोगे क्या, सूट कब सिलोगे, तो वो कहता, देखो भाभी जी मेरा नाम कालू मास्टर है, मैं बारीकी से अपना काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपने काम से समझौता करना पसंद नहीं है। अच्छे से नाप लूँगा तभी तो एकदम मस्त फिटिंग वाला सूट सिलूँगा। बस अभी उसे कोई कुछ टोकता नहीं, जिसके कारण उसकी आंखों में और चमक आ जाती, और जब वह महिला उस दुकान से चली जाती तो वो उसके ख्यालों में डूब जाता और बड़बड़ाने लगता, क्या मस्त फिगर थी भाभी जी की, ओहो आज तो मज़ा ही आ गया नाप लेने में। इस भाभी जी के फिगर के आगे तो सारी हीरोइनें भी फेल हैं। हे ऊपर वाले क्या किस्मत बनाई है मेरी, जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा जो आपने मुझे इस जन्म में दर्जी बनाया। भगवान बस एक ही प्रार्थना है अब आपसे, अगले जन्म मुझे दर्जी ही कीजो ताकि मैं अलग अलग औरतों के नाप लेने के बहाने उनको छू सकूं। कालू सब औरतों के साथ छेड़छाड़ करता और उसका प्रोफेशन भी ऐसा था कि कोई उसे कुछ बोलता भी नहीं था। उसी गांव में एक रिटायर्ड टीचर रहती थी जिसका नाम सुदेश था। सुदेश के परिवार में एक बेटा सुंदर और उसकी बेटी नमिता रहती थी। सुंदर की शादी अभी 1 महीना पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी का नाम सुरीली था और सुरीली बहुत ही खूबसूरत व भोली थी। सुरीली ससुराल में हमेशा घूंघट में रहती थी। वैसे तो उसे कोई घूंघट निकालने के लिए नहीं बोलता था, लेकिन उसे कोई कुछ टोकता भी नहीं था क्योंकि वह घूंघट अपनी मर्जी से निकालती थी। एक बार सुबह सुबह सुरीली चाय बनाकर अपनी सास सुदेश को देने जाती है और कहती है, माँ जी ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। सुदेश जी चाय ले लेती हैं और सुरीली वहाँ से जाने लगती है। तभी सुदेश पीछे से बोलती है, रुको बहू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुरीली घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या, या फिर चाय अच्छी नहीं बनी। अरे बहू तू इतना डरती क्यों है, तेरी सास हूँ, कोई डायन नहीं जो तुझे मार डालूंगी। और जहाँ तक रही चाय की बात, वो तो मैंने अभी तक पी ही नहीं है। और यह कहकर सुदेश चाय की चुस्की लेती है और कहती है, अरे वाह चाय तो बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। अरे बहू तुम खड़ी क्यों हो, बैठो, मैंने तुमसे कहा ना कि कुछ बात करनी है। तो सुरीली बैठ जाती है और बोलती है, जी माँ जी कहिए आपको मुझसे क्या बात करनी है। इस पर सुदेश कहती है, देखो बहू तुम आज की पीढ़ी की औरत हो, हमारी पीढ़ी की तो हो नहीं, इसीलिए तुम्हें ये साड़ी पहनने की और घूंघट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा तुम पर कोई दबाव नहीं है कि तुम हमेशा साड़ी ही पहनो। तुम्हारे पास कोई सूट है तो तुम वो पहन सकती हो, लेकिन माँ जी मैं कोई सूट सिलाकर लाई ही नहीं, मेरे पास तो सारी साड़ियाँ ही हैं। मैंने सोचा कि शादी के बाद साड़ियाँ ही पहननी होंगी। अरे बहू मेरे लिए तू और नमिता एक जैसी हो, जैसी वो मेरी बेटी वैसे ही तू मेरी बेटी। अगर वो सलवार कमीज पहन सकती है तो तू भी पहन सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तू सूट नहीं लाई है तो मैं तेरे सूट सिलवा देती हूँ, फिर तब तू आराम से पहनकर अपने घर के सारे काम कर लेना। और इतना कहकर सुदेश अपनी बेटी नमिता को आवाज़ लगाती है, नमिता जरा अपने कमरे से बाहर तो आना। इतना सुनते ही नमिता अपने कमरे से बाहर आती है और कहती है, हाँ माँ आपने मुझे बुलाया। हाँ बेटा लेकिन पहले तू ये बता तू जा कहाँ रही है। माँ इस टाइम तो मैं डेली कॉलेज ही जाती हूँ, लेकिन बेटा आज तो संडे है। नमिता कैलेंडर की तरफ देखती है तो कैलेंडर के पास जाती है और कैलेंडर को पलटते हुए बोलती है, माँ ये जनवरी आपने यहाँ गलत लगा रखा है, अभी तो फरवरी का महीना है। ओहो तभी मैं सोचूं तू संडे के दिन कॉलेज क्यों जा रही है। अच्छा बेटा सुन, एक काम कर दे, पिछले महीने जो तू सूट सिलवाने का कपड़ा लेकर आई थी वो अपनी भाभी को दे दे, इसके पास सारी साड़ियाँ ही हैं, ये साड़ी में दिन भर दुखी होकर काम करती है, सूट सिलवा लेगी तो आराम से अपने सारे काम भी कर लेगी।
ठीक है माँ। और नमिता वो कपड़ा लाकर अपनी भाभी को दे देती है और सुरीली कपड़ा लेकर अपनी सास के पास आती है तो उसकी सास कहती है, बेटा तू ऐसा कर, ये कपड़ा लेकर दर्जी के पास चली जा। यहाँ गांव में एक कालू दर्जी है, वो बहुत अच्छे सूट सिलता है, उसको जाकर तू अपना नाप दे आ, वो तेरा सूट सिल देगा। लेकिन माँ मैं अकेली जाऊँ? हाँ बेटा, अकेले जाने में क्या परेशानी है, तुझे नाप ही तो देकर आना है। और तुझे पता है ना मेरे तो घुटनों में दर्द है, अगर मैं तेरे साथ गई तो 15-20 दिन तक बेड से नहीं उठूंगी। फिर सुरीली दर्जी की दुकान पर जाती है तो दर्जी उसे दूर से देखकर ही करता है, अरे ये क्या, आज तो देहाती परी आ रही है घूंघट में, इसको पहले तो नहीं देखा, आज तो नया माल छूने को मिलेगा, ओहो मज़ा आ जाएगा। जब सुरीली कालू मास्टर के पास पहुंचती है तो कालू मास्टर उससे कहता है, सुनाइए भाभी जी, क्या काम है, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? तो सुरीली कहती है, मुझे एक सूट सिलवाना है। तो कालू मास्टर कहता है, सूट सिलने के लिए ही तो बैठे हैं भाभी जी। और वह सुरीली को घूर घूर कर देखने लगता है, जिससे सुरीली झेंप जाती है और कहती है, मास्टर जी ये लीजिए कपड़ा, इसका सूट सिल देना। तो कालू मास्टर कहता है, कैसा सिलना है भाभी जी, पटियाला या नॉर्मल? पटियाला, ये कैसा सूट होता है? तो कालू मास्टर बताता है, भाभी जी पटियाला सूट तो आजकल ट्रेंड में है और मुझ जैसा पटियाला सूट कोई सिलता ही नहीं, दूर दूर से औरतें मुझसे पटियाला सूट सिलवाने आती हैं। जरा ठहरिए, आपको सैंपल दिखाता हूँ। और कालू दर्जी सुरीली को सूट के कुछ सैंपल दिखाता है और सुरीली को वो सैंपल पसंद आ जाते हैं। तो सुरीली कहती है, ठीक है कालू मास्टर, आप मेरा सूट ऐसा ही सिल दीजिए, लेकिन उसके लिए तो भाभी जी पहले देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा कालू मास्टर? नाप भाभी जी, नाप। ओह तो ले लीजिए नाप। तो कालू मास्टर सुरीली का नाप लेने लगता है और नाप लेने के बहाने से वो सुरीली को गलत तरीके से इधर उधर छूता है, जो सुरीली भांप जाती है और कहती है, मास्टर जी पीछे हटिए, मुझे नहीं लेना आपको नाप। तो मास्टर जी कहते हैं, क्या हुआ भाभी जी, नाप क्यों नहीं देना? तो सुरीली गुस्सा हो जाती है और कहती है, आप क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या? नाप की आड़ में गलत तरीके से इधर उधर हाथ लगा रहे हैं और ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करें, मैं सब समझ रही हूँ आपकी बातें जो आप मुझसे कहना चाह रहे हैं। तो कालू मास्टर भी तीखे स्वर में कहता है, भाभी जी जरा संभाल के बोलना, मैं कई सालों से ये काम कर रहा हूँ, आज तक किसी भी औरत ने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाया है, अब पहली औरत है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, मेरा काम ही ऐसा है, अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तो नाप कहाँ से लूँगा और फिर सूट अच्छा कैसे सिलूँगा? आप बेमतलब मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं। तो सुरीली कहती है, ज़्यादा सयाने मत बनिए, इतनी देर तक और ऐसे नाप कौन देता है? कभी कमर पर हाथ लगा रहे हैं, कभी ऊपर हाथ लगा रहे हैं, कभी कहीं हाथ लगा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती क्या? सुरीली जब दुकान पर आई तो कालू मास्टर भांप गया था कि सुरीली भोली है, लेकिन वो इतना नहीं समझा कि सुरीली भोली जरूर है लेकिन ना समझ नहीं है, वो तो उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाना चाहता था। लेकिन सुरीली ने जब उसको करारा जवाब दिया तो वो अपनी दलीलों से अपनी कारीगरी को ढकने की कोशिश कर रहा था और बोला, भाभी जी अगर आपको सूट नहीं सिलवाना तो मेरी दुकान से चली जाइए और यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुरीली उसकी दुकान से चली जाती है और घर जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी वो कालू मास्टर बहुत ही बेकार इंसान है, अय्याश किस्म का है, मैं तो उसकी बातों से ही उसको भांप गई थी, वो नाप लेने के बहाने मुझे इधर उधर छू रहा था और ऊपर से शातिर भी बनने की कोशिश कर रहा था। तो सुरीली की सास सुदेश कहती है, बेटा अच्छा किया तूने उसको सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन अगर वो अब भी नहीं समझा है तो तुझे इसके लिए कदम जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि आज उसने तेरे साथ किया है कल वो किसी और के साथ भी करेगा। थोड़ी देर बाद कॉलेज से नमिता भी आ जाती है और फिर तीनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं और तीनों दर्जी की दुकान पर जाती हैं। तो नमिता दुकान के अंदर जाती है और कहती है, टेलर मास्टर मुझे सूट सिलवाना है। कालू तो अपनी आदत से मजबूर था, उसे नमिता दिखी तो उसने लाइन मारने की कोशिश की और बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो सूट सिलने के लिए ही बैठे हैं। और वो नमिता का नाप लेने लगा, नाप लेने के बहाने वो नमिता को इधर उधर छू रहा था। उसकी ये सारी हरकतें सुरीली फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी और वो एक वीडियो बना लेती है और उस वीडियो को पुलिस स्टेशन में व्हाट्सएप कर देती है। फिर वो फ़ोन करके पुलिस वालों को वहाँ बुला लेती है। फिर लेडी पुलिस आती है और कालू मास्टर से पूछती है, क्या तुम ही हो कालू मास्टर? तो कालू मास्टर घबरा जाता है और कहता है, हाँ हाँ मैडम जी मैं ही हूँ कालू मास्टर, क्या हुआ, आपने मेरे बारे में क्यों पूछा? तो पुलिस वाली उसको एक थप्पड़ मारती है। तो कालू मास्टर के पसीने छूट जाते हैं और कहता है, मैडम जी मुझसे कोई गलती हुई है क्या, क्या हुआ? तो पुलिस वाली कहती, ये देख तेरी हरकतें। और पुलिस वाली फ़ोन उसके आगे कर देती है, जहाँ वो अपना वीडियो देखता है तो चौंक जाता है और पुलिस वाली उसे डांटते हुए कहती है, आज तक तू औरतों को छेड़ता था, अब पुलिस स्टेशन चल, मैं तुझे छेड़ के दिखाती हूँ, तुझे इतना मारूंगी इतना मारूंगी इतना मारूंगी कि तेरे हाथ नाप तो लेने के क्या पानी पीने के लायक भी नहीं रहेंगे। और वो उसका कॉलर पकड़ती है और जीप में बिठाती है और जेल में बंद कर देती है, जहाँ उस पर मुकदमा चलता है और 5 साल की जेल हो जाती है। सुरीली चाहे बेशक बोली थी, लेकिन उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो हम सभी को
को करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आवाज़ हमने दबा दी तो वो आवाज़ हमेशा दबती रहेगी। आप सभी भी गलत के खिलाफ़ आवाज़ उठाएं, गलत के खिलाफ़ लड़िए, चुप मत बैठिए।